अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और हमारी तरफ से खैरकुन टीम की तरफ से आप सब लोगों को रमज़ान शरीफ का पहला रोज़ा मुबारक हो। आज हम ये जो खैरकुन करियर काउंसलिंग सीरीज़ हमने शुरू की हुई है, उसका आज पहला सेशन है जो हम करने जा रहे हैं। इस सेशन में हम सीखेंगे कि किस तरह एक प्रोफेशनल और सक्सेसफुल जो रिज्यूमे होता है, सीवी होता है, वो डेवलप किया जा सकता है। आपको जैसे हमने पहले बताया कि ये सीरीज़ जो है इसमें बहुत सारे गेस्ट स्पीकर्स होंगे और वो आके अपना एक्सपीरियंस और अपना जो नॉलेज है वो शेयर किया करेंगे। इस सेशन के लिए जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो इंजीनियर मोहम्मद तलाल आज़म हैं। वो एक इंजीनियर हैं और उसके साथ साथ वो एमएसयू में मिशिगन स्टेट में एमबीए के कैंडिडेट भी हैं। तो उनका बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारा टेक्निकल एक्सपीरियंस के साथ साथ एजुकेशनल एक्सपीरियंस भी है। तो वो हमें बताएंगे कि किस तरह एक अच्छा जो एक प्रोफेशनल रिज्यूमे है वो बनाया जा सकता है। इसका एजेंडा ये होगा कि इसमें सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स दूंगा खैरकुन ऑर्गेनाइजेशन की 3-4 मिनट में कि क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि खैरकुन ऑर्गेनाइजेशन है क्या और इसका क्या मोटिव है, क्या एजेंडा है। दूसरे नंबर पे तलाल भाई जो हैं वो आपको सारा जो डिटेल्स हैं वो अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो शेयर करेंगे और सेशन के एंड के ऊपर जो है हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी जो है वो रखेंगे। के बारे में खैरकुन एक नॉन प्रॉफिट और वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हम किसी से अभी तक कोई फंडिंग नहीं लेते और ना ही हम किसी से फंडेड हैं। ये बेसिकली एक आइडिया है जिसमें हम ये चाहते हैं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें जो स्किलफुल लोग हैं या जो एक किस्म की जितनी भी हमारी पढ़ी लिखी फोर्स है जिसमें स्टूडेंट्स हैं, तो हम स्टूडेंट्स को एंगेज करना चाहते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे कि जिसमें वो अपनी स्किल्स जो है वो दूसरों के साथ शेयर करें, उनको टीच करें। ये इसका जो मेन मकसद था। बाकी हमारा जो मिशन है वो ये है कि हमने ऐसे काम करने हैं जिससे हम दूसरों की भी भलाई करें और जो इंसानियत है उसकी खिदमत करें। बाकी जो हमारी सेविंग नेचर जिसमें एनवायरनमेंट्स हैं, क्लाइमेट चेंज और बाकी बहुत सारे एडवेंचर्स जो कि हम इसमें साथ-साथ कर रहे हैं। बाकी मैंने पहले भी बताया कि हमारा जो मेन मकसद एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाना है जहाँ पे जो ब्रिलियंट और नेक दिल इंसान हों, वो आएँ, इकट्ठे हों और एक ऐसा काम करें जिससे पूरी सोसाइटी में बेहतरी पैदा हो। इसके अलावा हम आप सबको एनकरेज करते हैं कि आप खैरकुन बनें, एक ऐसे इंसान बनें जो दूसरों के लिए भलाई करने वाले हों। आपकी जो आपके पास स्किल्स हैं, इवन सिंपल सी मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आपको सुई में धागा डालना भी आता है, तो वो भी अगर किसी को सिखा देंगे, तो शायद वो भी उसके लिए फ़ायदेमंद हो। तो हमारा यही मकसद है, हम कोई बड़ी फंडिंग के लिए पीछे नहीं जा रहे। हम सिर्फ़ ये चाहते हैं कि जो छोटी-छोटी स्किल्स हैं, जो हमें आती हैं, हम आपको सिखाएँ और जो आपको आती हैं, वो दूसरों को सिखाएँ। इस तरह ये एक नेकी की ये एक चेन जो है वो स्टार्ट होगी और वो इसी तरह जो है, ये चेंज जो हम अक्सर बात करते हैं, वो चेंज इसी तरह आएगी जब हम ये चेन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, लोगों से सीखना और उनको सिखाना। बाकी ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब मैं शुरू कर रहा था ये सेमिनार, तो बहुत सारे दोस्त जो थे, वो परेशान थे कि ये ऑर्गनाइज़ेशन क्या है? हम ना तो किसी पॉलिटिकल ऑर्गनाइज़ेशन से हमारा कोई ताल्लुक है, ना ही किसी रिलीजियस से और ना ही हम किसी गवर्नमेंट बॉडी से जो है वो एफ़िलिएटेड हैं। ये एक स्टूडेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और हम खुद ही इसको फंड करते हैं। बाकी जो इसके हमारे इवेंट्स होते हैं, जो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये चार्ट जो है बेसिकली ये शो कर रहा है कि हमारी जो मेन डोमेन्स हैं, हम 4 से 5 डोमेन्स में इस वक़्त काम कर रहे हैं जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, चाइल्ड लेबर है और करियर काउंसलिंग है। तो अभी जो रीसेंट सीरीज़ जिसमें आप भी अभी ये शरीक हुए हो, ये जो सेमिनार है, ये हमारा करियर काउंसलिंग का एक इवेंट है। इसके अलावा हम हेल्थ में काम कर रहे हैं जिसके ऊपर डिज़ीज़ के अंदर फ्री टेस्टिंग और अवेयरनेस के ऊपर हमने काम शुरू किया हुआ है और हम उसको इंशाल्लाह जल्द ही जो है वो एक अच्छे बड़े फ़ोरम पे लॉन्च करेंगे। इसके अलावा एजुकेशन में हमारा जो मेन गोल वो ये है कि हम किसी तरह जो रूरल एरियाज़ हैं, सबअर्बन एरियाज़ हैं, उनके अंदर जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास चीज़ें नहीं हैं, उनके लिए एक ऐसा सिस्टम, चाहे वो अ, एक डिस्टेंस बेस्ड सिस्टम हो या फिर उधर लोकल एक सिस्टम हो जहाँ पे हम उन लोगों को जो एक किस्म के जदीद अलूम है जिसमें आईटी है, कंप्यूटर साइंस है और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे साइंस की भी इवन, तो वो हम उनको मैक्सिमम उनको टीच करें। हमारा विमेन एजुकेशन के ऊपर बहुत बड़ा फ़ोकस है क्योंकि हम समझते हैं कि वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकती हैं सोसाइटी के अंदर। चाइल्ड लेबर हम काफ़ी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं।
अभी हम रिसेंटली संडे स्कूल जो समर के अंदर स्टार्ट करेंगे। बाकी इसी तरह के बहुत सारे एडवेंचर्स हैं। तो मैं आप सब लोगों को कहूँगा कि आप हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर ज़रूर जाएँ और उसको विज़िट करें www.khairkun.com। ये जो वेबसाइट है ये अभी इनिशियल फेजेज़ में है, लेकिन हम इसके ऊपर काफ़ी काम कर चुके हैं। तो आपको वहाँ पे हमारी डोमेन्स और उनकी डिटेल्स मिल जाएँगी। इसके अलावा अगर आपने कॉन्टैक्ट करना हो तो ये info@khairkun.com है, ये ऑफ़िशियल ईमेल हमारी है। और उसके अलावा आप कॉन्टैक्ट करें, हमने अभी तक कोई अपना फ़ोन नंबर जो, क्योंकि हम यूएस बेस्ड हैं इस वक़्त, तो हमारे पास पाकिस्तान का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। हमारी टीम बिल्ड हो रही है, तो इंशाल्लाह जल्दी आपको हम वेबसाइट के ऊपर अपने नंबर्स दे देंगे बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स के। लेकिन इनिशियल स्टेजेस पे आप जो है ना अपने सीआर से राब्ता करें, हम उनसे कॉन्टैक्ट में हैं। अगर वो आप समझते हैं कि आपकी क्लास में सेक्शन में कोई सीआर नहीं है, तो आप हमें ईमेल करें, हम आपको नॉमिनेट कर देंगे। इसके अलावा एक बहुत अहम बात ये है कि इस वक़्त हमें जो पिछले दिनों में एक मसला हो रहा था, वो ये हो रहा था कि हम स्टूडेंट्स को रीच जब भी करते हैं, तो हमारे पास अब रजिस्ट्रेशन जो नंबर्स हैं, वो 500 से ज़्यादा हैं और कोई भी ईमेल यूज़ करके आप एक दिन में 500 से ज़्यादा मैसेजेस नहीं कर सकते। तो मैं यही कहूँगा आप सब लोगों को कि आप जाएँ, हमारा जो ऑफ़िशियल पेज है खैरकुन का, उसके ऊपर जाएँ और उसको लाइक करें। अगर आप वेबसाइट के ऊपर ये लिखेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है @khairkun.com, तो आप ये जैसे ही अपने वो फ़ेसबुक की सर्च बार में लिखेंगे, तो हमारा पेज जो है वो पहले नंबर पे शो हो जाएगा। तो आप उसको लाइक करें, फ़ॉलो करें, क्योंकि हमने इस इवेंट की वीडियो भी बनानी है, रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं और वो हमने लिंक जो है वहाँ पे देना है। अगर आपके बहुत सारे दोस्त जो नहीं जॉइन कर सके किसी वजह से, तो वो वहाँ पे जाएँ और जॉइन कर मतलब इसको देख सकते हैं। बाकी ये सब कुछ था, बड़ा ब्रीफ सा इंटरव्यू था हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन का। हम आप सब लोगों को एक दफ़ा फिर थैंक यू बोलते हैं कि आपने हमें जॉइन किया और आपने एक विलिंगनेस शो की ताकि आप इस टीम का पार्ट बन सकें। सो सो फार अभी आप लोग सीख ही रहे होंगे, लेकिन हमारी उम्मीद ये है कि आप लोग यहाँ से सीखें और बाकी वो जो चेन रिएक्शन हमने स्टार्ट करना है, उसमें हमारा हिस्सा बनें। तो आज के इवेंट में चूँकि हमारा करियर काउंसलिंग पे है, सीवी रिज़्यूमे किस तरह बिल्ड करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि इसकी हर जगह आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अभी जो है वो हैंड ओवर कर दूँगा ये जो सेशन है वो तलाल भाई के, ताकि वो तलाल भाई जो है वो आप सब लोगों को गाइड करेंगे किस तरह आप लोग जो है वो अपना एक सक्सेसफुल जो एक रिज़्यूमे होता है, वो बिल्ड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। मुझे पहले बताइए कि सब पार्टिसिपेंट्स को आवाज़ ठीक आ रही है? ये चैट में कोई कोई भी दो चार लोग कंफर्म कर दें ताकि वी कैन कंटिन्यू। ठीक है, चलें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन उन्होंने इनिशिएटिव का वो दे दिया है आज़म भाई ने आपको। तो बीइंग अ गेस्ट पैनलिस्ट मेरा जो मोस्टली फोकस होगा वो रेज्यूमे बिल्डिंग पे होगा। मैं खुद इस फेज से गुजरा हूँ, तो आई कैन ट्रूली अंडरस्टैंड कि ये एक बड़ा चैलेंजिंग फेज हो सकता है और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि कंसिडर करने वाली होती हैं। तो एज वी गो थ्रू द प्रेजेंटेशन मैं कुछ की एरियाज के ऊपर हम फोकस करेंगे और एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन भी आपको दूंगा और उसके बाद कंक्लूजन में हम Q&A का सेशन करेंगे जिसके अंदर से विल ट्राई कि हम आपके एंड से जो पॉसिबल क्वेश्चंस हो सके उनको कोशिश करेंगे एड्रेस करें। तो पहले मैं अपना ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दूं। मैंने 2012 में केमिकल इंजीनियरिंग की नस से और नस से ग्रेजुएट होने के बाद मैं सीधा इंडस्ट्री में चला गया काम करने। मैंने ऑयल एंड गैस में 6 साल काम किया, जिसके अंदर से दो बड़ी कंपनीज थी पाकिस्तान में, जिसमें एक कंपनी में मैंने 3 साल काम किया कराची में। एंड देन आई मूव टू इस्लामाबाद और वहाँ पे मैंने 3 साल काम किया। मेरा रोल इस तरह का था कि मुझे काफ़ी टाइम फील्ड पे जाके काम करना पड़ता था, बीइंग जो इंजीनियरिंग का रोल था। तो उसकी वजह से ट्रैवलिंग भी बहुत हुई, डिफरेंट टीम्स के साथ काम करना पड़ा, डिफरेंट नेशनैलिटी के साथ काम करना पड़ा। एक प्रोजेक्ट था मैं जिस पे मैं काम कर रहा था, वो था भी बलूचिस्तान पे क्लोज टू ईरान बॉर्डर और उधर हमारे पास मोर देन 9 नेशनैलिटीज थी। तो ओवरऑल बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा ऑयल इंडस्ट्री में काम करने का, बड़ा एक लर्निंग भी हुई और दूसरा ये हुआ कि आगे वो लर्निंग कन्वे भी की गई। तो यही ऑब्जेक्टिव मेरा ड्यूरिंग जॉब भी रहा है और इंशाल्लाह आगे है एक तरह का टारगेट कि ये चीज़ जो है फॉर द कमिंग जनरेशन उनको भी कन्वे होती जाए। 6 साल काम करने के बाद मैं इंजीनियरिंग रोल में था, तो मुझे एक सैचुरेशन फील हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरे जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं
जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रो होती जा रही थी वो थोड़े से लैक कर रहे थे एज कम्पेयर टू टेक्निकल स्किल्स। तो मैंने 2019 में इधर मिशिगन स्टेट में अपना एमबीए स्टार्ट किया सप्लाई चेन और फाइनेंस में, और अभी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना फर्स्ट ईयर ख़त्म कर लिया और अब मैं सेकंड ईयर अपना एमबीए का स्टार्ट करूँगा। तो ये मेरा ब्रीफ से इंट्रोडक्शन है, और आगे हम स्टार्ट करते हैं उसके अंदर जो मेन हमारा आज का एजेंडा है। तो फर्स्टली करियर इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट्स जो वेटनरी मेडिसिन और इस डोमेन के हैं, मुझे इसका ब्रीफली आइडिया है, लेकिन डेफिनेटली ये आजम भाई इसके अंदर डिटेल में जा सकते हैं, और बैक एंड फोर्थ हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रेजेंटेशन में उनसे कहूँगा कि इसके ऊपर वो थोड़ी सी डिटेल शेयर कर सकते हैं तो वो करेंगे। मीनवाइल अभी हम फोकस रखेंगे अपना आगे रेज्यूमे बिल्डिंग के ऊपर। तो मेन एजेंडा हमारा ये होगा कि हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें रेज्यूमे और सीवी में क्या डिफरेंस होता है। हमें काफ़ी हद तक, मुझे एक सर्टेन एज तक लगता था कि दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और ये वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह की रोल को या क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, उसकी बेसिस पे आप देखते हैं कि वो एक करिकुलम विटे होगा या वो रेज्यूमे होगा। इसको हम आगे जाएंगे तो आगे थोड़ी डिटेल में हम अभी इसको डिस्कस करते हैं। फिर हमारा फोकस होगा रेज्यूमे की मेन आउटलाइंस। रेज्यूमे में आपको कौन कौन सी चीज़ें हाईलाइट करनी चाहिए कि आपकी एजुकेशन हो गई, आपका वर्क एक्सपीरियंस हो गया अगर तो आपके पास है, आपकी अगर इंटर्नशिप है तो वो हो गई, आपकी यूनिवर्सिटी का अगर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो गया, इस तरह की चीज़ें उसको हम थोड़ा सा ब्रीफली टच करेंगे। और फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है डूज एंड डोंट्स ऑफ अ रेज्यूमे। उसमें मैं कई की एरियाज बताऊंगा जो कि मैंने खुद भी फेस किए, फिर डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करके जब आप लोगों से बात करते हैं जो इस प्रोसेस से गुजरे होते हैं, यू गेट टू नो कि जी ये चीज़ सीवी पे होनी चाहिए, ये चीज़ सीवी पे नहीं होनी चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि व्हाई इज दैट, क्योंकि इस पे जॉब और आपकी अगर आप पढ़ने जा रहे हैं या कोई भी आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है क्लोज टू आपकी ग्रेजुएशन या एक आध साल उससे पहले, उसका इम्पैक्ट होता है उसके ऊपर। और लास्टली हम एक थोड़ा सा रिग्रेस एक रेज्यूमे पकड़ेंगे, सैम्पल रेज्यूमे, और उसको हम रिव्यू करेंगे। सैम्पल एक रेज्यूमे होगा वेटनरी फील्ड का, एंड विल गो थ्रू के उसके अंदर पॉजिटिव्स क्या थे रेज्यूमे में, और उसके अंदर कौन से एरियाज थे जो कि काम कर सकते हैं, वो हम लाइव आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो दैट विल गिव यू एन आइडिया कि जी ये एरियाज नॉर्मली होते हैं रेज्यूमे बिल्डिंग के जो कि देखे जा सकते हैं। अच्छा, बिफोर आई बिगिन, एक चीज और ये होती है कि रेज्यूमे में अगर आप किसी भी फील्ड के हो, आप इंजीनियरिंग के हो, आप मेडिसिन के हो, आप बिजनेस स्कूल के हो, आप लॉ के हो, कुछ पिलर्स होते हैं जो कि ओवरलैप हर इंडस्ट्री में है। किस तरह वो स्ट्रक्चर होता है, क्या चीज़ आप कन्वे कर रहे हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे है, वो सारा कुछ है। वो चीज़ें यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो रिगार्डलेस जिस मर्जी में है, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज हो सकती है, आपकी एजुकेशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एक सीवी जो है वो एक यूनिवर्सल फॉर्मेटिंग फॉलो करता है। और उस चीज़ को आप जितना यूनिवर्सल रखेंगे, जितना उसको जेनेरिक रखेंगे, उतना अगले वाले पढ़ने के लिए आसानी होगी। उसको हम भी डिस्कस करेंगे आगे। अच्छा, बिफोर वी बिगिन, लाइक हाउ इंपॉर्टेंट इज योर रेज्यूमे। तो दिस इज अ वेरी फेमस सेइंग कि यू नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन। आप जब रेज्यूमे भेजते हैं, अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, पहले वो वाला टाइम नहीं रहा कि आपने किसी को इन पर्सन हार्ड कॉपी जाके रेज्यूमे की दी एंड देन वो उन्होंने रिव्यू किया आपको एंड देन दे गेट बैक टू यू। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग आपको ईमेल देते हैं, आप स्ट्रेट अवे उनको ईमेल करते हैं। ईमेल पे वो वहीं पे आपकी पीडीएफ या वर्ड डॉक को देख के कहते हैं जी ठीक है, हमें ये कैंडिडेट सूटेबल लगता है, इसको शॉर्टलिस्ट करें, और जो हमें ये कैंडिडेट्स लगते हैं ये सूटेबल नहीं है, इनको आप साइडलाइन करें। अब आप खुद इमेजिन करें उसमें कितने ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनके पास वो पोटेंशियल भी होगा, वो क्रेडेंशियल भी होंगे टू परफॉर्म गुड, और उनके पास वो एक्सपर्टीज भी होगी, लेकिन क्योंकि रेज्यूमे में वो चीज शो नहीं हो रही, उसकी वजह से वो पहले प्रोसेस में कट ऑफ हो जाते हैं। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये हर इंडस्ट्री में ऐसे होता है। क्योंकि आप ये देखें कि जो बंदा ऊपर बैठा हुआ है, अगर उसने एक पोजीशन के लिए बंदा हायर करना है या उसने एक पोजीशन के लिए स्कॉलरशिप देनी है, चाहे वो डोमेस्टिक या इंटरनेशनल स्कॉलरशिप हो, उन्होंने देखना है कि यार हम सबसे कंपेटिटिव प्रोफाइल वाला बंदा देखें। और अगर उन्हें लगेगा ऐसे कि यार इसका रेज्यूमे स्ट्रांग है, दे विल अज्यूम के द कैंडिडेट इज एज गुड एज द रेज्यूमे। तो ये चीज बहुत जरूरी है। कंपनीज ने फिल्टर्स लगाए होते हैं डिफरेंट वर्ड्स के, डिफरेंट चीजों के, और जो उस फिल्टर से गुजर के उन्हें लगता है कि ये चीजें मिसिंग है, वो स्ट्रेट अवे वो रिमूव कर देते हैं रेज्यूमे। तो दिस इज योर फर्स्ट इंप्रेशन, ये आपकी सबसे पहली जो है इंडिकेशन है। अच्छा, दूसरा ये कि एज आई मेंशन, अ ग्रेट रेज्यूमे कैन ओपन अ डोर बट एन इंफीरियर वन कैन जस्ट एज क्विकली क्लोज वन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीज सुनने में बड़ी जेनेरिक लगती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि रेज्यूमे किस तरह इम्पैक्ट करेगा। और जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, पब्लिक में हो, एनजीओ हो, या कोई आपकी सेल्फ ड्रिवन इनिशिएटिव हो, या कोई स्टार्टअप हो,
ये सब कंपनीज जो हैं जब इस प्रोसेस में गुजरती हैं, जहाँ उन्होंने ह्यूमन रिसोर्सिंग इकट्ठी करनी होती है, वहाँ ये रेज्यूमे आपका फर्स्ट एंट्री होती है दरवाजे की तरफ। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत सिग्निफिकेंट है। अच्छा, अब आते हैं रेज्यूमे और सीवी की डिफरेंशिएट करने में। रेज्यूमे और सीवी में बेसिकली दो डिफरेंसेस होते हैं। बिफोर मैं इसके अंदर करूं, कोई आपके पास पर्टिकुलर क्वेश्चन है इस स्लाइड से लेते, इससे रिलेटेड या पिछली वाली से रिलेटेड, कोई कंफ्यूजन अभी तक? चलें, दैट्स गुड। अच्छा, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो हम ये आपको इनकरेज करेंगे कि बजाय चैट के ना आप लोग क्वेश्चन आंसर सेशन जो है ना वो यूज़ करें। वो जो ऊपर आपके आया होगा वहाँ पे अगर बाहर देखें ना ऊपर, तो वहाँ के ऊपर या नीचे जो वहाँ पे भी आपकी, मुझे नहीं पता आप कौन सा इस वक्त डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन आंसर के अंदर जो है ना आप अपना क्वेश्चन लिखें, ताकि वो हमें इस तरह वो चैट के अंदर जो गुम नहीं होगा बल्कि हमें नज़र आता रहेगा। तो हम जो एट द एंड ऑफ दिस सेशन वी विल आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। थैंक यू। अच्छा, तो जो रेज्यूमे है ना वो बेसिकली 1 और 2 पेज, मैं तो कहूँगा 2 पेज भी नहीं होता, 1 पेज होना चाहिए। उसकी रीजन ये है, आप में कई ऐसे होंगे जो फाइनल ईयर के होंगे, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि फोर्थ ईयर के या सेकंड लास्ट ईयर के होंगे, जो कि या तो इंटर्नशिप में अभी करने जा रहे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो कि या तो एजुकेशन उसमें एकेडमिक्स में जाने के होंगे अपनी ग्रेजुएशन के बाद, या इंडस्ट्री में जा रहे होंगे। यही दो पाथ होते हैं। तो उन लोगों के लिए ज़ाहिर है रेज्यूमे रेडी होना बड़ा जरूरी है। इनफैक्ट मेरी तो ये होती है कोशिश, प्रेफरेंस ये होती है कि लाइक एज सून एज आप एकेडमिक्स में आए, स्पेशली जब आप सेकंड ईयर में आए, थर्ड ईयर में आए इंजीनियरिंग में, जिससे हमें थर्ड ईयर में कहा जाता था कि आप अपना रेज्यूमे बना के रखें, क्योंकि बाय एंड ऑफ योर मिड थर्ड ईयर में आप लोगों को अपना सीवी शॉर्टलिस्ट करके आगे इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए भेजना होता था। तो वो बड़ा एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है। अगर आपने उस पर नहीं काम किया, माई एडवाइस वुड बी कि आप उस पर काम करना शुरू कर दें। खैर, एनीवेज, जो रेज्यूमे होता है वो 1 पेज का होना चाहिए मैक्सिमम। आप जिस पोजीशन में हैं एज ए स्टूडेंट, 1 पेज से ऊपर हम, इतना कंटेंट ही नहीं है कि आप उसको 1 पेज से ऊपर ज्यादा करें। ठीक है, वो भी हम आपको जब लाइव सेशन में जाएंगे उसके ऊपर रेज्यूमे पे वहां मैं शो करूंगा। रेज्यूमे आपका 1 पेज का होना चाहिए कि बड़ा की स्किल्स उसके अंदर हाईलाइट हो, क्योंकि आपके पास सिर्फ एजुकेशन है, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है एट दैट पॉइंट। तो आपके पास इन टर्म्स ऑफ काफी स्पेस होती है, काफी जस्टिफाइड होता है आप पेज, एक पेज के ऊपर अपनी जो क्रेडेंशियल्स हैं, अपनी स्ट्रेंथ है, और अगर आपकी कोई आउटसाइड एकेडमिक्स आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं, उनको आप शोकेस करें। 2 पेज से ऊपर जाएंगे, नॉर्मली यहाँ पे थंब रूल है कि जो इंटरव्यूअर होता है वो आपका सीवी मैक्सिमम 1 मिनट के लिए पढ़ता है। तो जो इंप्रेशन आपका बनना होता है वो शुरू के 1-1.5 मिनट में बन जाता है, वो जो ऊपर की आपकी अचीवमेंट देखते हैं, क्योंकि उनके सामने इतने सारे सीवी आते हैं तो उन्हें रिकॉल करना मुश्किल होता है। उसकी वजह से जो आपका इम्पैक्ट है आप 1 पेज पे रखें, लेकिन वो इम्पैक्टफुल रखें, ताकि आपको पता हो कि जो इन्फॉर्मेशन आप सीवी पे डाल रहे हैं वो सबसे रेलिवेंट है। उस पर भी हम आगे जाएंगे जब हम उस पर मजीद 1 बाय 1 उनको डिस्कस करते हैं। सीवी जो होता है वो मीनवाइल एक डिटेल्ड करिकुलम विटे उसको इसलिए कहते हैं बिकॉज इट्स अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ योर रेज्यूमे। कह लें कि रेज्यूमे सीवी की एक समरी होती है। सीवी में लेट्स से अगर आप पीएचडी स्टूडेंट हैं, या आप लेक्चरर हैं, या आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, आप इस तरह के रोल में हैं, या जहां आपका बड़ा रिसर्च ओरिएंटेड काम है, वहां पे सीवी हेल्पफुल होता है, क्योंकि सीवी के ऊपर आप अपनी सारी पब्लिकेशंस लिखते हैं कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, पब्लिकेशन ये थी, मेरी ये रिसर्च थी, ये रिसर्च थी। जिससे आपकी डोमेन है वेटनरी इज वेरी रिसर्च ओरिएंटेड काम, तो उसके अंदर आप कुछ डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते होंगे, उनके साथ करते होंगे, इंडिपेंडेंटली भी करते होंगे। तो उन सब जो अचीवमेंट्स हैं या ये जो आपकी पब्लिकेशंस इनको हैं, उनको आप सीवी की फॉर्म में डालते हैं, अगर आपके पास वो चीजें या वो स्किल एक्वायर हो चुका है, या वो एक्सपीरियंस एक्वायर हो चुका है, या वो एफिलिएशंस आपके पास हैं, देन आप करें। लेकिन फॉर द सेक ऑफ, अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल फुल ब्राइट के लिए कर रहे हैं, या मास्टर्स प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं, या आप कोई स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हैं, या आप इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप फुल फोकस करें कि योर रेज्यूमे इज लिमिटेड टू 1 पेज ओनली, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा, आउटलाइंस ऑफ रेज्यूमे, बेसिकली आउटलाइंस का होता है कि जो मेन चीजें रेज्यूमे के ऊपर होनी चाहिए। हेडिंग एक सबसे पहले होती है, इसकी अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा भी कि हेडिंग की क्या एक एग्जांपल है, इसी तरह सेक्शन टाइटल की क्या है। हेडिंग बेसिकली ये बताती है कि जी ठीक है, आपका आप आपका नाम, आपकी करंट लोकेशन, ठीक है, आपका ईमेल एड्रेस हो गया, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अगर आपके पास है वो हो गया, और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल। बस ये डिटेल्स आपकी हेडिंग में आती हैं। ये हर रेज्यूमे यूनिवर्सल, आप कोई भी दुनिया का रेज्यूमे उठा के देख लें, आपको ये ऊपर नजर आएगी। ये इनिशियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जिसके ऊपर डिटेल लिखी होती है, और रिक्रूटर जब रीच आउट करते हैं तो उनके लिए भी आसानी होती है कि ऊपर ही रेज्यूमे के सारों की डिटेल है, तो दे कैन स्ट्रेट अवे अगर ईमेल करनी है या कॉल करनी है।
दूसरा होता है सेक्शन टाइटल्स। सेक्शन टाइटल वेरी करते हैं कि आप जिस जिस उसके ऊपर वेरी कर रहे हैं। लेट्स से अगर आप एजुकेशन के सेक्शन के अंदर हैं, या आप वर्क एक्सपीरियंस के सेक्शन में हैं, या आप अपनी पब्लिकेशन में हैं, उनके ऊपर आपको टाइटल लिखने पड़ते हैं ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सकें कि मैं अभी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, या मैं अभी अपनी पब्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, या मैं अपनी अभी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव बड़ा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इसकी रीजन ये है कि ऑब्जेक्टिव जब आप कंपनीज को भेजते भेजते हैं, जब आप 8-9 साल जब आपका वर्क एक्सपीरियंस हो गया होगा या आपने इंडस्ट्री में काम कर लिया होगा, फिर ऑब्जेक्टिव की वो इंपॉर्टेंस ही रहती है, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस बन चुका होता है एक डोमेन में। लेकिन जब आप जिस फेज में होते हैं, जब आप इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, या फाइनल ईयर के बाद आप फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, या आप वो टारगेट कर रहे हैं कि मैं कोई स्कॉलरशिप देख मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, उस केस में आप फोकस करें कि आपके पास ऑब्जेक्टिव जरूर हो। लाइक माय ऑब्जेक्टिव इज टू अटेन दिस, माय शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव ABC, जो भी है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा अगली स्लाइड पे। फिर आपकी एजुकेशन आ गई, जिससे मैंने बात की, एक्सपीरियंस आ गया। ये बहुत जरूरी है, खासतौर पे हमारी जो वहाँ पे हमारी ग्रूमिंग इस तरह हुई होती है कि हम बड़ा एकेडमिक फोकस्ड होते हैं, हम आउटसाइड एकेडमिक्स नहीं देखते। वो स्किल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करता है। टीम मैनेजमेंट के हो गए, कम्युनिकेशन के हो गए, स्पोर्ट्स के हो गए, और लीडरशिप की हो गई। ये आपकी इन्वॉल्वमेंट बड़ी जरूरी है। फॉर एग्जांपल लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट है, आपने किसी एनजीओ के साथ काम किया है, आपने किसी ऑर्फनेज के साथ काम किया, आपने किसी इस तरह के फंड के लिए काम किया जो कि चाइल्ड लेबर के लिए करता है, वो इन्वॉल्वमेंट आप अपनी लिखें कि जी मेरी ये जो इन्वॉल्वमेंट थी, मैं अपने अलावा इतने बंदों के साथ काम कर रहा था और ये हमारा इनिशिएटिव था। वो बहुत इंपैक्टफुल होता है। बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में भी इसको बहुत सीरियसली लेती हैं। ऑनर्स एंड अवार्ड्स ये बड़ा जरूरी है। सीवी एक तरह से ये है कि मैं कोई चीज बेचने जा रहा हूँ, तो मैं उसको जितना बढ़ा चढ़ा के कह सकता हूँ मैं वो कराऊंगा। तो सीवी इन अ वे वो होता है कि आप बताएं कि जी मेरी एक अचीवमेंट थी। अगर आपको आप क्लास में एकेडमिकली बड़ा अच्छा परफॉर्म करते रहे, आप बताएं। अगर आपकी आउटसाइड एकेडमिक्स कोई अचीवमेंट है, लेट्स से कोई कंपटीशन है, कोई इंटर पाकिस्तान या इंटर स्कूल के कंपटीशन आप वो जीते हैं, वो आप मेंशन करें। ऑनर्स एंड अवार्ड्स को मेंशन करना बहुत जरूरी है। हाँ, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच मत करें, ओवरकिल ना करें कि आप अंदर 10-10 अवार्ड्स डाल रहे हैं। लिमिट रखें, जो आपकी टॉप 3 अचीवमेंट्स हैं, ऑनर्स हैं, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, वो मेंशन करें, ताकि उसको आप मिनिमलिस्ट रखें। और इंटरेस्ट बड़ा जरूरी है। कुछ बड़ी कंपनीज हैं, मैं आपको बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग बात। मेरा जब पहला इंटरव्यू था, तो ऑयल ऑयल इंडस्ट्री में जब मैं गया, पहला इंटरव्यू, तो उसने मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन मेरे इंट्रोडक्शन के बाद पूछा मेरे इंटरेस्ट क्या है। उसने मेरे से कुछ एजुकेशन का नहीं पूछा, उसने पूछा कि मैं आउटसाइड एकेडमिक्स क्या करता हूँ। तो ये एक अच्छा पॉइंट होता है कि आप अपनी पढ़ाई के अलावा, अपने ऑब्जेक्टिव्स के अलावा, अपनी एक पर्सनैलिटी का हिस्सा शो करें। और ये ऑफन निगलेक्ट रह जाता है, लेकिन इसको भी डिपेंड करता है कि किस तरह की सीवी रेज्यूमे के ऊपर ये चीज जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। और रेफरेंसेस आपको पता होगा, अक्सर ये लोग नॉर्मली जो भी रेज्यूमे बनाते हैं उसको इसको फॉलो करते हैं कि हमने अगर कोई रेफरेंस है जो हम आपके बिहाफ पे आपकी एक क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश कर सकता है, तो लोग अपना रेफरेंस भी डालते हैं कि कल को मुझे कोई रेफरेंस लेटर चाहिए होगा तो आई कैन ऑलवेज रीच आउट टू देम। अच्छा, अब ये आगे थिंग्स टू डू, जो आपको सबसे जरूरी है। मैंने पहले इसको टच अपॉन किया, मिनिमम बट नेसेसरी। ये जितना आप रेलिवेंट डेटा लिखेंगे, कोशिश करें एक एक सेंटेंस में अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखें। एज अ वेटनरी, वन ऑफ माय रोल वाज टू डू दिस, आई अचीव्ड दिस, आई वर्क इन कोलैबोरेशन विद अदर वेटनरीज ऑन दिस। इस तरह करके आप उस चीज को टारगेट करें, और ये आपके पास उस तरह अकम्प्लिश होगी। दूसरा ये चीज है कि आप मैक्सिमम पर रोल जो है 4 to 5 पॉइंट्स उनको उनको रखें। जो मैक्सिमम आपके लेट से आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो कीप देम टू 4 to 6 पॉइंट्स पर रोल। नॉर्मली होता है जो वर्क एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, उन्होंने एक ही रोल रखा होता है, उसके नीचे कोई 10 जॉब डिस्क्रिप्शन के वो वाली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन की होती हैं। इस तरह मत कीजिए, कीप इट टू 4 to 6 मैक्सिमम। आपको लगेगा कि वो स्पेस मिल रहा है या आपके पास स्पेस बड़ी खाली होगी है, इट डजंट मैटर, बट कीप इट वेरी मिनिमलिस्ट। उसको मिनिमम रेलिवेंट डेटा पे रखें, ताकि आपके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ना हो, और क्राउडेड ज़्यादा आपका रेज्यूमे ना हो, क्योंकि उस तरह जो रिक्रूटर होता है उसको पढ़ने में मुश्किल होती है, और उसे ये समझ नहीं आती कि आपकी की स्ट्रेंथ क्या है। फॉर्मेटिंग बड़ी जरूरी है। नॉर्मली हम फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहे होते। फॉर्मेट में ये है कि आप जब भी, एक स्टैंडर्ड रूल है, 1 इंच का मार्जिन रखें। आप अगर वर्ड डॉक खोलेंगे तो ऊपर आपको कर्सर नजर आ रहा होगा या रूलर नजर आ रहा होता है, जहां से आप थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जो जो नॉर्मल है, जब आप एक नई डॉक्यूमेंट खोलते हैं इस पे माइक्रोसॉफ्ट डॉक पे,
तो वो स्ट्रेट अवे आपको स्टार्ट में 1 इंच का मार्जिन दे रहा होता है, उस मार्जिन को मत चेंज करें। अक्सर लोग उसको स्ट्रेच कर देते हैं ताकि ज्यादा डेटा आ जाए, वो हमेशा बुरा लगता है जब आप उसको पीडीएफ में या किसी रिक्रूटर को भेजते हैं, क्योंकि वो लगता है कि आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दिया उसको। 1 इंच मार्जिन रखें, उससे आपका सीवी बिल्कुल ना लाइट सा लगता है, आपका लगता है कि आपने सीवी में बहुत ज्यादा डेटा नहीं डाला हुआ। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अक्सर होती हैं, मेरे से भी हुई हैं। मेरे कई ऐसे रेज्यूमे थे स्टार्ट में जब मैं इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहा था कि उसके अंदर मुझे एक रिक्रूटर का रिप्लाई आया कि जी आपके सीवी आपका अच्छा है लेकिन आपके सीवी में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। तो एचआर के जो लोग होते हैं वो बड़ा इस चीज़ पे कड़ाई करते हैं। तो टाइपोज बड़े ज़रूरी हैं हमेशा जब आप सीवी लिखें, उसके बाद उनको एक दफ़ा रिव्यू ज़रूर कीजिए, ताकि आपके पास कोई ग्रामेटिकल नहीं है। ऑनलाइन बड़ी रिसोर्सेज हैं, वहाँ जाके ग्रामर चेक कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो होता है ऑर्डर। किस ऑर्डर में आप अपने रेज्यूमे को बिल्ड कर रहे हैं। एक सेकंड दीजिएगा। नॉर्मली लोग करते ही हैं कि एजुकेशन पहले लिख दी या ऑब्जेक्टिव लिख दिया या एक्सपीरियंस सबसे पहले डाल दिया, कुछ ने तो अपना जो इंटरेस्ट होते हैं या वो चीज़ें होती हैं सबसे पहले डाली होती हैं। वो गलत है। डिपेंड करता है कि आपने कौन सी चीज़ सबसे पहले डालनी है। अगर आप इंडस्ट्री में टारगेट कर रहे हैं, लेट से आपका है कि जी मुझे जॉब चाहिए, मैं कोई प्राइवेट सेक्टर में देख रहा हूँ या पोल्ट्री इंडस्ट्री में देख रहा हूँ, या मैं कोई अपना क्लिनिक खोलना है या मैंने ये करना है या जो भी आपका है, तो आपका नॉर्मली ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि योर एक्सपीरियंस शुड बी द फर्स्ट थिंग। उसके ऊपर आ रहा है। अगर आप एकेडमिक्स टारगेट कर रहे हैं, लेट से आपने अपना अंडर ग्रेजुएट खत्म किया, अब आप एकेडमिक्स टारगेट कर रहे हैं, तो आपका फोकस होना चाहिए कि आप एजुकेशन को ऊपर रखें, ताकि जब आप उसको भेजें किसी भी प्रोफेसर को, द फर्स्ट थिंग दे सी इज वो आपकी रिकमेंडेशन। तीसरी चीज एडिशनल स्किल्स, इसका मैंने कहा था पहले पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया, इसको जरूर मेंशन करें जिसमें आपके ऑनर्स अवार्ड्स आ गए प्लस आपकी आउटसाइड कोई अगर अचीवमेंट है। एंड लास्टली लिंक्डइन प्रोफाइल, ये ऑप्शनल है लेकिन ये बड़ा जरूरी है। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, सबके पास एक्सेस है, लोगों ने अपने सीवी के ऊपर लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक दिया होता है, आप उसको खोलें और आप स्ट्रेट अवे जाके अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपको लगता है आपने लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाया हुआ है, वैसे तो बनाना चाहिए आप लोगों को क्योंकि फ्री है, कोई एफर्ट नहीं है, लोगों को रीच आउट करना आसान है, तो वो बना के उसका लिंक भी अपने रेज्यूमे में जरूर दीजिए। अच्छा, ये हेडिंग की जैसा मैंने आपको एग्जांपल दी, इनमें से कोई भी फॉर्मेट आप देख लें, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं, ये ठीक है। ये जूली जॉनसन लिखा हुआ है, उसने अपना एड्रेस लिखा है, सिटी लिखी है, कोड लिखा है और साथ में उन्होंने अपना ईमेल एड्रेस प्लस कॉन्टैक्ट डिटेल लिखी है। इसी तरह की जो फॉर्मेटिंग है आप देख सकते हैं, आपको रिलेटिवली मिल जाएगी। ये बड़ी मिनिमलिस्ट है, कम है और टू द पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव की जिस तरह मैं बात कर रहा था, ये देखें जिस तरह इसने लिखा हुआ है, सीकिंग अ समर एक्सटर्नशिप इन अ स्मॉल एनिमल और अ मिक्स्ड एनिमल क्लिनिक टू यूटिलाइज माय बैकग्राउंड एंड नॉलेज इन वेटनरी मेडिसिन एंड स्ट्रेंथन क्लिनिकल स्किल्स। ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आप देखें कि ये एक तो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आपके स्किल्स को हाईलाइट कर रहा है, और इस तरह की समरी ऑब्जेक्टिव अगर आप लिखेंगे तो आपका सीवी को वो हेल्प कर सकता है कि वो थोड़ा स्टैंड आउट करे। तीसरी चीज जो मैंने आपको वो बताई थी, समरी वाली, एक समरी होती है कि आप अपनी ब्रीफ समरी दें कि जी मैं डिटेल्ड ओरिएंटेड वेटरीटेरियन हूँ हु इज प्रोफिशिएंट इन हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स मेडिकल केसेस इंक्लूडिंग सर्जरीज, अल्ट्रासाउंड diagnosis and medical report analysis, possesses a natural love for animals, great client service skills and a readiness to work around the clock। आप देख रहे हैं कितना उसने जेनेरिक और इस तरह रखा है कि जो बंदा आपकी इंडस्ट्री का नहीं है वो भी आपको कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट ऐसा लिखें, आप जो कंफर्टेबल है, हर एक का एक्सपीरियंस वेरी करता है। आप इस तरह शोकेस करें कि आपकी जो आप वैल्यू एडिशन करेंगे या जो भी आप एक स्किल आपके पास, आपका एक सेलिंग पॉइंट है, वो आप इसके थ्रू बता सकें। एक वन लाइन या वन सेंटेंस या टू लाइन समरी आप अपनी जरूर लिखें सीवी में, बहुत हेल्प करती है जिस फेज पे आप हैं उसके अंदर, ये बहुत जरूरी है। इसी तरह एक्सपीरियंस की आप ये देखें, अब जैसे एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, लेट से आपने इंटर्नशिप की है, यहाँ पे अगर आप नीचे वाला देखें तो उसके अंदर उसने लिखा हुआ है वेटनरी एक्सपीरियंस, स्मॉल एनिमल एक्सटर्नल। यहाँ पे एक एक्सटर्न इंटर्न दो चीजें होती हैं, आप इंटर्न पे फोकस करें, एक्सटर्न एक थोड़ी नॉर्थ अमेरिकन टर्म है। तो उसके बाद उन्होंने अपना मेंशन किया कि लेट से किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे थे या किसी और प्राइवेट वेटनरी के पास काम कर रहे थे या किसी भी पोल्ट्री फार्म में कर रहे थे, उसका नाम लिखा, आगे लोकेशन लिखी और ड्यूरेशन लिखी, और नीचे लिखा जी assist veterinary staff with exam, vaccinations, procedures and surgeries, provide grief counseling to clients considering euthanasia। ठीक है, ये इस तरह की जो चीजें हैं, ये आप लोगों की डोमेन जो वेटनरी वाली है उनको ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी। अच्छा, एक चीज जो लास्ट उसमें रहेगी कि जिस पहले हमने टच अपॉन किया कि जो चीजें मेंशन आपको सीवी में देखनी चाहिए, जो करनी चाहिए, कुछ बड़ी कॉमन मिस्टेक्स जो कि हमारे उसमें बड़ी बहुत ज्यादा वो होती हैं
इनको जरूर अवॉइड करें। उसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ व्हाई दैट इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल मैरिटल स्टेटस अगर आपने लिखा होगा कि मैं सिंगल हूँ, मैरिड हूँ, उसका एम्प्लॉयर को या उसका रिसर्च वाले बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो एक अच्छी स्पेस यूज कर रहा है जो कि आप किसी वैल्यूएबल चीज के पीछे यूटिलाइज कर सकते हैं। आप उसकी जगह अपनी कोई स्किल हाईलाइट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। आप उस स्पेस को उस चीज के लिए यूज करें। इसी तरह सेक्ट है, रिलीजन है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये रेज्यूमे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। रेज्यूमे में आप ये देखें कि आप जिसको टारगेट कर रहे हैं वो एक कंपनी वाला है, वो आपके स्किल्स के ऊपर जाएगा। बाकी चीजें उसके लिए उस वो कंसिडर करना, उनको वो उस पॉइंट पे नहीं कंसिडर करेंगे। उनके लिए होगा कि आप स्किल क्या लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो आपको एज एन एम्प्लॉयर या एज अ ऑन कमिंग फ्यूचर स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से देख रहा होगा। तो ये कभी गलती ना करें कि आप अपना मैरिटल स्टेटस या रिलीजन मेंशन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, प्राउड है इस चीज से, लेकिन इस चीज को रेज्यूमे पे कोशिश करें कि आप लिमिटाइज करें। तीसरी है पिक्चर्स। पिक्चर का इशू ये है कि जब आप डालते हैं उसका वो कंसिडरेबल जगह मान लेता है रेज्यूमे के ऊपर, और वो बेसिकली उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप सीवी पे देखें। यहाँ पे जो है ना, इससे पाकिस्तान में भी ट्रेंड आ गया है कि लोग पिक्चर्स नहीं डालते, लेकिन होना ये चाहिए कि हाँ, आपका लिंक्डइन है, आप लिंक्डइन का लिंक दे रहे हैं, लिंक्डइन के थ्रू यू कैन ऑलवेज गो टू योर, वो आपके लिंक्डइन के प्रोफाइल को विजिट करेंगे, वहाँ आपकी पिक्चर है। और कुछ कंपनीज होती हैं वो डिपेंडिंग अपॉन उनका रोल पे होता है, लेकिन वेटनरी और ये इंडस्ट्री इस तरह की है कि इसके ऊपर पिक्चर वगैरह होना बहुत क्रिटिकली जरूरी नहीं है। और तीसरी बड़ी कॉमन है फैंसी टेम्पलेट्स। लोगों ने बड़े बड़े पीछे कलर और ये बैकग्राउंड और वो लगाए होते हैं, तो वो देखें आप एक प्रोफेशनल सीवी बना रहे हैं, रेज्यूमे बना रहे हैं, उसको जितना सिंपल रखेंगे, जितना बेसिक रखेंगे, बैकग्राउंड जितने लाइट कलर्स वाला रखेंगे, उतना आसान है रिक्रूटर के लिए उसको गो थ्रू करना, उसको नेविगेट करना। और लॉन्ग सेंटेंसेस, मैंने पिछले में भी इसका डिस्कशन की थी। लोगों ने अपना रेज्यूमे के पॉइंट्स या बुलेट पॉइंट्स लिखे होते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में, या अपनी एजुकेशन में, या अपना प्रोजेक्ट बताया होता है, उसके नीचे पूरे पूरे ऐसे लिखे होते हैं 4-4 5-5 लाइनों के। वो अननेसेसरी है। कीप इट 1 to 2 लाइंस एट मोस्ट, और मिनिमम 1 पेज। नॉन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये मैंने पिछली दफा भी आपको बताया कि अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस, लेट से आप 3 जगहों पे आपने इंटर्नशिप की। एक जगह आपने इंटर्नशिप की 2020 में, एक जगह आपने इंटर्नशिप की 2017 में, एक जगह आपने इंटर्नशिप की 2019 में। तो आप लोगों ने अक्सर ये कि एक प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले लिखा होता है 2017 का, फिर लिखा होता है 2019 का, और फिर 2020 का नीचे आ रहा होता है। नॉन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है ना, वो बहुत एक बड़ा रेड फ्लैग होता है, कैंसिलेशन का पॉइंट होता है। लोग इससे सीवी, उन्हें होता है कि ये चीज जो है इसको लिमिट। तो आप हमेशा जब अपना एक्सपीरियंस है वो चीज मेंशन करें, अपनी लेटेस्ट एजुकेशन या एक्सपीरियंस को सबसे ऊपर रखें, फिर उस तरह रिवर्स ऑर्डर में जाएं, 2019, 2018, 2017। और लास्टली अननेसेसरी डिटेल्स। जो कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है आपने शौकिया लिखी है, लेकिन बस इसलिए कि आप अपने सीवी में डिटेल ऐड कर दें, या सीवी आपका उस तरह नोटिस होगा, उस तरह नोटिस नहीं होगा। आपको लगता होगा आप फ्रेश स्टूडेंट हैं, आपके पास शायद बड़ा कुछ अभी ऑफर करने को नहीं है, आप ग्रेजुएट होने वाले हैं, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास बड़ा कुछ होता है। आप उस चीज को डेफिनेटली, ये डिपेंड करता है कि आप उसको शो केस पोर्ट्रे कैसे करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट लेग तो कंक्लूड हो गया। इसके बाद हम जाएंगे, अभी मैं आजम भाई की तरफ टर्न करता हूँ, वो थोड़ा यहाँ से टेक ओवर करेंगे, और उसके बाद फिर हम एक ब्रीफली लाइव रेज्यूमे को हम गो थ्रू करेंगे। अच्छा, मैं सिर्फ इसमें ना दो एक बस पॉइंट्स जो है ना वो शेयर करना चाहता हूँ। उसमें ये पहली बात ये है कि ये जैसे तलाल भाई ने आप लोगों को बताया है ना कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपने किस तरह अपने आप को सेल करना है। एक बड़ा क्वेश्चन अक्सर दोस्त पूछते हैं, मुझे ईमेल आई हुई थी कल, और उसमें ये था कि अगर सर हमारे पास वो क्या बोलते हैं, मैं अगर फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास तो सीवी है नहीं, तो मैं करूँ क्या, मुझे इवेंट अटेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये तो चलो आपसे हमने पूछ लिया, आपको थोड़ा गाइड कर दिया कि आप ना सोचें इस बारे में। जब मैं डिग्री में था तो यकीन करें मुझे तो 5-6 साल तक पता ही नहीं था कि सीवी भी होती है और इसको इस तरह बनाना होता है। एक बड़ा एक अजीब सा, ये कहते हैं हमेशा जब आप डिग्री के करीब हो तब आपको सीवी की ज़रूरत होती है। तो जो लोग बना रहे होते थे वो बड़े फैंसी लगते थे, यार क्या इनकी सीवी होती है। हालांकि ये बड़ी बेसिक चीज़ें हर इंसान को, हर स्टूडेंट को बनानी चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि सीवी के लिए कोई एजुकेशन एज नहीं चाहिए होती। मैं पिछले दिनों में, मेरे पास एक अंडर ग्रेड स्टूडेंट काम कर, मतलब वो रिसर्च के तौर पे मतलब वॉलंटियर करना चाहती थी, तो उसने मुझे सीवी भेजी, तो मैंने लिटरली उस सीवी में देखा तो कुछ भी नहीं था। अब एक अंडर ग्रेड जो बीएससी कर रही है उसकी सीवी में क्या होना है, लेकिन उसने बड़े अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से वो सारे जो आपको तलाल भाई ने 4-5 स्टेप्स बताए हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत था। इवन उसने अपनी एक्सपीरियंस में ये भी लिखा हुआ था कि किस तरह
मतलब कि वो जो है ना वेट्रेस की एक जो वेट्रेस होती है जॉब कर रही है, तो उसका भी एक्सपीरियंस उसने डाला हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन है ना कि अभी मेरे पास कुछ नहीं है, आपके पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। आपके जो एजुकेशन के 3-4 सेक्शन तो वैसे ही बन जाते हैं, आप उसमें मैट्रिक लिखें, एफएससी लिखें और फिर आप उसके डीवीएम की जो डीवीएम या जो भी डिग्री है उसकी क्रंच जो आपकी क्रेडेंशियल्स है वो उसमें लिखें। उसके बाद एक बात सिर्फ़ इस स्लाइड के ऊपर मैं करना चाहता हूँ कि ये स्लाइड बड़ी अच्छी है। इसमें ख़ासकर क्योंकि वेटरनरी की एग्ज़ाम्पल आपको तलाल भाई ने दी है। तो ये स्लाइड देखें, इस स्लाइड के अंदर ना अगर आप गौर करें, तो उसने किस तरह अपने आप को मतलब खुद को सेल करने की कोशिश की है। अब इसका जो पहला स्टेप देखें कि उसने छोटे-छोटे डॉट्स बनाए जिसमें लैब असिस्टेंट है। पहले तो उसने लिखा है जी कि एडवाइज़र, ये देखिए उसने कुछ भी नहीं किया, बस ये अपना रिसर्च एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा है और साथ उसमें उसने कह दिया है कि जी एडवाइज़र मेरा ये है, हालाँकि इससे उसका क्या लेना-देना, लेकिन एज़ अ रेफरेंस उसने डाल दिया है। फिर कहा जी असिस्टेड इन डिटरमिनिंग प्रेवलेंस ऑफ एक डायनामिन प्रोटीन है जो जीन म्यूटेशन और ये वो, तो ये उसने कर दिया है। इसमें ठीक है आपके पास रिसर्च नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई और अगर रिसर्च एक्सपीरियंस है या सॉरी कोई सोशल वर्क एक्सपीरियंस है या आपने कोई छोटी-मोटी पार्टिसिपेशन की है, जैसे बहुत सारे वैक्सीन कैंपेन होती हैं छोटी-मोटी, आप ऐसे ही एक सेक्शन बना सकते हैं, अपना एडवाइज़र डालें उसमें और साथ में आप लिख दें कि ये जो हमारे क्या बोलते हैं, ये मैं हमने ये छोटा-मोटा उसमें काम किया है, ठीक है? इसके अलावा चलो ये तो उसके पास रिसर्च एक्सपीरियंस था जो कि मैं जानता हूँ वेटरनरी में बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता। इट्स ओके। अब ये जो बात है ना ये तो ऑलमोस्ट हर बंदे के पास ही है। ये जो लास्ट सेक्शन है वेटरनरी एक्सपीरियंस। अब देखिए असिस्ट वेटरनरी स्टाफ विद एग्जाम, वैक्सीनेशन, जो भी एनेस्थेटिक प्रोसीजर्स एंड सर्जरी, यार ये तो मेरे ख्याल में हर बंदे के पास होता है। आपने क्लिनिक पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, आप उसमें ये सेक्शन तो लाज़मी डाल सकते हैं, क्योंकि आपने वहाँ पे किया होता है। चाहे आप सीख ही रहे हैं, लेकिन आप असिस्ट कर रहे हैं, असिस्ट मीन कि आप कर रहे हैं। उसके बाद अगला देखें कि परफॉर्म डेंटल क्लीनिंग्स इन हाउस, जो भी डेंटल क्लीनिक्स एंड इन हाउस डायग्नोस्टिक टेस्टिंग ये वो। ये भी बड़ी ट्रिवियल सी कॉमन सी चीज़ें होती हैं जो हम क्लिनिक्स पे कर रहे होते हैं। देखिए छोटे-छोटे बुलेट्स हैं, ये आपने कुछ भी नहीं करना, आपने बस आपने एक दिन जैसे मैं मिसाल देता हूँ, वैसे ही उठे आप, आपने सुबह का लेक्चर लिया और आपने दोपहर को विज़िट कर लिया कैनाइन जो भी आपका सॉरी हमारा क्लिनिक उधर होता है। तो जाके वहाँ पे खड़े हो जाएँ और नीचे यहाँ पे आके वापस आपने पता है क्या लिख देना है? यहाँ बुलेट बना देना है कि ऑब्जर्व, लिख देना है कि ऑब्जर्व जो भी है, उसके लिख दें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कौन-सा प्रोसीजर देखा, अल्ट्रासाउंड जो भी है, आपने ऑब्जर्व अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर इन जो भी डॉग कैट है, देखिए आपका बुलेट बन गया। ये सिंपल-सिंपल बुलेट्स हैं और इसका लास्ट बुलेट देखिए मुझे जब मैंने ये एग्ज़ाम्पल सुन रहा था, फिलहाल वैसे मुझे बड़ी हैरानगी हो रही थी कि प्रोवाइड ग्रीफ काउंसलिंग टू क्लाइंट्स कंसिडरिंग यूथनेसिया। यार कितनी सिंपल सी बात है, आप इसमें वैसे लिख दें कि प्रोवाइड ग्रीफ काउंसलिंग, ग्रीफ ना लिखें आप वैसे लिख दें, जो एक सपोर्टिव थेरेपी होती है, एक जैसे सिंपल सी वो काउंसलिंग होती है जब पेशेंट्स आते हैं तो आप करीब वो ठीक हो जाएगा क्लाइंट, कोई बात नहीं है। तो ये इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप अपने बुलेट्स बड़ी आसानी से फिल कर सकते हैं। और जब 1 साल में आप देखेंगे कि ये आपको क्या, आज आप एजुकेशन का बुलेट फिल करें, कल आप दूसरा जो सोशल वर्क है वो फिल करें, तीसरा इसी तरह मतलब ओवर टाइम आप देखेंगे कि आपकी सीवी इतनी अच्छी बन जाएगी कि आपको लगेगा कि यार एट द एंड ऑफ द डिग्री आप इतने बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे, आप कहीं न कहीं अपने आप को एग्ज़ीक्यूट या लॉन्च कर सकते हैं। तो ये मेरी एक सिंपल सी एक डिस्क्रिप्शन थी जो मैंने समझा कि तलाल भाई ने मतलब बड़े अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, मैंने सिर्फ अपने वेटरनरी एक्सपीरियंसेस को थोड़ा-सा ब्रीफली एक्सप्लेन किया। अभी मैं ये फिर दोबारा हैंड ओवर करूँगा तलाल भाई को और वो जो है ना वो आपको थोड़ा-सा, हमने 2 रिज़्यूमे चूज़ किए हैं स्टूडेंट्स की, आप में से ही हैं और उनको हमने अभी जो है ना एक बड़ा रिगोरसली उसको हमने रिव्यू किया हुआ है और आपके सामने उसके अंदर जो तलाल भाई बता रहे हैं कि जो क्यूरीज़ आपकी हैं ना, जो भी क्वेश्चंस आपके हैं, क्वेश्चंस वो अच्छे हैं। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में लिखते रहें। हम जैसे ही इधर से फारिग होते हैं, मेरे को 10 मिनट और लगेंगे, उसके बाद हम आपके सारे जो है क्वेश्चंस वो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम उनको आंसर करें, ठीक है? अभी जो है ना तलाल भाई आपको हमने जो पहली एग्ज़ाम्पल चूज़ की है वो जो है तलाल भाई उस वो गो थ्रू करेंगे और आपको बताएँगे कि इसमें से क्या-क्या जो है वो मिस्टेक्स हैं। अच्छा, ये है फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जिन्होंने ये हमें अपना रेज़्यूमे भेजा। तो उससे ये है कि फर्स्ट ऑफ उनका बहुत शुक्रिया। जस्ट बिकॉज़ ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी की वज़ह से हमने जो वेरिएबल्स हैं उनको रिमूव कर दिया क्योंकि हमने बेसिकली एक इंडिकेशन आपको शो करनी है सिर्फ़ रेज़्यूमे की। तो अब ये रेज़्यूमे मुझे वैसे बड़ा अच्छा लगा, इनके अंदर इन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी प्रॉपर और एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में प्रेज़ेंट की हुई थी। कुछ इश्यूज हैं जो कि मैं आऊँगा और इसको हम वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। स्टार्ट में देखिए नेम आ गया और आपका ये आ गया। अब जो डीवीएम है बेसिकली
डीवीएम है बेसिकली ये यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे सिर्फ़ आपका ऊपर नाम आ गया, दैट्स इट। फिर यहाँ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई। आपको अंदाज़ा होगा जो हमने एक प्रेज़ेंटेशन दिखाई थी उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था जहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ था। एक बंदे का नाम था, उनकी लोकेशन थी, ईमेल एड्रेस था, फ़ोन नंबर था और उनके जो भी उनका ऑफ़िस या घर का एड्रेस था। वो चीज़ आप देखेंगे वो होनी चाहिए। जैसा ये इन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है नाम, ईमेल, हाउस नंबर, ये दैट्स इट। सिर्फ ये 3 चीज़ें आपको चाहिए। इससे ज़्यादा डिटेल अननेसेसरी है, ना तो एकेडमिक्स में उससे ज़्यादा उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूरत है, ना वो है। सिर्फ इसके अंदर एक ये चीज़ ये रिमूव कर दें, सैंपल नेम इनका हो गया, रेस्ट ऑफ इट इज़ फाइन, ठीक है? और ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसकी रीज़न ये है कि जब आपका नाम इधर आ रहा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर उन्होंने अपना नाम उनका सलमान है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो सलमान उन्होंने अपना नाम लिखा, नीचे बाकी चीज़ें उसी तरह आ गई। अब इनके रेज्यूमे में ये चीज वेरी गुड, आप देखिए उन्होंने अपना रिसर्च इंटरेस्ट लिखा है। यहाँ से डायरेक्टली पता चल रहा है कि उनका फोकस क्या है, लाइक व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव। माय गोल इज टू एक्सेल इन द डोमेन ऑफ पैरासाइटोलॉजी, वाटर एंड फूड सिक्योरिटी, सर्वेलेंस ऑफ डिजीज वेक्टर्स एंड डायग्नोस्टिक टूल्स। वेरी टू द पॉइंट, रेलेवेंट, उन्होंने अपने स्किल्स ये भी हाईलाइट कर दिया, डिजीज वेक्टर्स का भी कर दिया, डायग्नोस्टिक टूल्स का भी कर दिया। उससे ऑब्जेक्टिव हुआ कि अच्छा इनकी रिसर्च का इंटरेस्ट है, ये किस तरफ जाना चाह रहे हैं। इसी तरह अगर आप इंडस्ट्री में तो आप बता सकते हैं मेरे ये स्किल्स हैं एकेडमिक और आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग इन अ एनवायरनमेंट दैट इज वेरी कोलैबोरेटिव वेयर आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो। इस तरह की चीजें तो थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करके आप वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। इन्होंने अपने अब देखें क्योंकि इन्होंने रिसर्च ओरिएंटेड है, ये चीज इन्होंने बहुत अच्छी की कि सबसे पहले अपनी एजुकेशन को हाईलाइट किया, ठीक है? एजुकेशन में उन्होंने अपना लिख दिया 2015 से प्रेजेंट। अब ये इन्होंने अपना ईयर लिखा एक साइड पे, साथ उन्होंने लिख दिया डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन, ठीक है? और उन्होंने नीचे अपनी यूनिवर्सिटी भी लिख दी, लाहौर भी लिख दिया और अपना जीपीए भी लिख दिया। जीपीए का क्वेश्चन आया तो मैं देख रहा था उसको, मैं यहीं पे एड्रेस भी कर देता हूँ। ये फॉर्मेट बड़ा ठीक है, आपने अपनी प्री मेडिकल या एफएससी मैट्रिक इनको भी हाईलाइट कर दिया। ये चीजें जरूरी हैं, आपके मार्क्स वगैरह आ गए इसके अंदर। और इसी तरह आपकी ये जो है ग्रेजुएट डिग्री, आपकी जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, प्लस आपकी जो उससे पहले मेडिकल की प्री मेडिकल एजुकेशन है वो आ गई। इसी ऑर्डर में जाना चाहिए, ये ऑर्डर बिल्कुल आइडियल है। जीपीए का ये रूल है कि एक अच्छी चीज है कि पाकिस्तान में कंपैरेटिवली जीपीए लाना उतना आसान नहीं है जितना आप नॉर्थ अमेरिका या यूरोपियन स्कूल्स में देखेंगे। मुझे याद है मैं जब नस्ट में था तो 3 जीपीए बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता था क्योंकि उसके लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ती थी, और यहाँ पे 3 बड़े आराम से आ जाता है। तो 3 उल्टा 3 लाने के लिए आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है ताकि आप थोड़ा सा एफर्ट उस पे करें। तो कंपैरेटिवली इट्स इजियर टू गेट 3 पॉइंट ओवर हियर एज कंपेयर टू पाकिस्तान। जहाँ जीपीए की बात है, अगर आपका जीपीए 3.2 से ऊपर है, ये रूल है, तो आप उसको जरूर मेंशन करें। आपका अगर सी जीपीए 3.2 से ऊपर है, उसको जरूर मेंशन करें। जैसा इनका 3.82 है, वेरी स्ट्रॉन्ग जीपीए, एकेडमिकली शोकेस हो रहा है। और ये सिर्फ इनका जीपीए में नहीं है, आप उनके मार्क्स नीचे देखें, प्री मेडिकल साइंस के अंदर भी इनके स्कोर बड़े अच्छे हैं। तो जो आपका स्कोर है, लेट्स से अगर आपका जो ये मैट्रिक एफएससी के जो मार्क्स हैं, उनको अगर आपके वो 80% से ऊपर है, ठीक है, आप उनको जरूर 80 या 80% से ऊपर है, उनको जरूर अपने सीवी के ऊपर मेंशन करें, ठीक है? ये एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट बनता है। फिर आ जाए रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड पेपर्स। ये बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ। सिर्फ इशू इसके साथ ये है कि जो आप भी नोटिस कर रहे होंगे, फॉर्मेटिंग के थोड़े से इश्यूज हैं। यहाँ देखें, यहाँ पे इन्होंने स्मॉल सेंटेंस यूज किए हैं, माई गोल इज टू करके, यहाँ पे सब कुछ कैपिटल में है। यहाँ पे दैट्स द ओनली इशू जो यहाँ पे उनके साथ है। बाकी दिस इज वेरी वेल रिटन। इसके अंदर उन्होंने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स, प्रोफेसर का भी लिखा हुआ है, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कहाँ सबमिट हुआ है, किस साल हुआ है। वेरी टू द पॉइंट, ये चीज इन्होंने बहुत अच्छी की हुई है। आप अगर रिसर्च के स्टूडेंट हैं, आप उस पोजीशन में है कि जहां आपके पास प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है या आपने कोई पेपर्स लिखे हैं, आप उनको जरूर इसके अंदर मेंशन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और कल को लेट्स से, आप मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप जब इंटरव्यूज कर रहे होंगे मास्टर्स वगैरह के लिए, लेट्स से आप फुल ब्राइट के लिए ट्राई करते हैं, या आप डोमेस्टिक स्कॉलरशिप के लिए करते हैं, या एचईसी की स्कॉलरशिप के लिए करते हैं, तो कई दफा इंटरव्यूज में वो आपसे पूछेंगे अच्छा कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताएं जो आपको बड़ा, जिस पे आपकी बड़ी लर्निंग हुई, जो कि बड़ा चैलेंजिंग था, या फॉर एग्जांपल आपको टीम के साथ काम करना पड़ा, इस प्रोजेक्ट में आपको किस तरह की लर्निंग थी, किन चीजों पे आपका फोकस था। तो रिसर्च प्रोजेक्ट आपको एक बड़ी अच्छी स्टोरी दे देता है क्यूएनए सेशन में। और खासतौर पे जब आप अपना रिसर्च पेपर सबमिट करते हैं, जब आप उसकी रिक्वेस्ट डालते हैं किसी प्रोफेसर को, या यूएस में या कहीं पे भी आउटसाइड पाकिस्तान, या मास्टर्स की स्कॉलरशिप के लिए कि जी मैं इस डोमेन में काम करना चाहता हूँ, मेरा इसमें मास्टर्स का इंटरेस्ट है, तो आप इन्हीं रिसर्च प्रोजेक्ट्स को पिक करके
उनके ऊपर एक्सपैंड करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो इस वेरी वेल डन, इनके अंदर इन्होंने बहुत अच्छा इस चीज को किया हुआ है। इसमें सिर्फ एक चीज है कि कोशिश करें जिसका इन्होंने किया 5 रखें, मोर देन इनफ। अगर आपके पास पेज पे जगह बनती है आप 5 रखें, अगर आपके पास थोड़ी सी जगह की लिमिटेशन है तो आपके पास जगह नहीं आप 4 रखें, अगर फिर भी जगह नहीं बन रही तो 3 इज द आइडियल पॉइंट। ये आप रख सकते हैं 3 पॉइंट्स पे, ठीक है। 3 आप अपने टॉप रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो, आप जो समझते हैं बेहतर है, जिसके ऊपर आपको कमांड ज्यादा है या जिसके ऊपर आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, उनको आप हाईलाइट करके आप बाकी को स्किम आउट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। बाकी आप हमेशा एक दफा अगर आपके पास लेट से वो चीज प्रोसेस हो जाती है या वो हो जाता है, आप बाद में इसको कभी भी कन्वे कर सकते हैं कि एडिशनली मैंने इन प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया था। इंटरव्यू अगर आप नहीं कर रहे हैं आप बाद में बता सकते हैं कि मैंने इन एरियाज में भी काम किया, लेकिन मेरे 3 जो मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट्स थे वो ये थे। ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, पोस्टर प्रेजेंटेशन। इसका सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो एक चेंज मैं इनको रेकमेंड करूंगा जो कि करना चाहिए वो ये होता है कि ऑनर्स हो गए या अचीवमेंट्स हो गई या को करिकुलर्स हो गया, ठीक है, कोई भी टर्मिनोलॉजी आप यूज कर लें, ऑनर्स हो गए, अचीवमेंट्स हो गई, और आउटसाइड आउटसाइड अचीवमेंट्स हो गई, अकम्पलिशमेंट्स हो गई, या को करिकुलर हो गई, ठीक है। पोस्टर प्रेजेंटेशन से लगता ही है कि ये पोस्टर प्रेजेंटेशन एज अ होल ही पूरी को करिकुलर है, ठीक है। तो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कि आपके रेज्यूमे में वो कंसिस्टेंसी हो, ऊपर से लेके जो हेडिंग है वो क्या बता रही है, तो आप इस चीज का करें। अब जैसे इन्होंने ये लिखा है तो इसको ये बड़ा सिंपली ना 2 से 3 लाइनों के अंदर बता सकते हैं कि जी मैं पोस्टर कंपटीशन में था, मैंने ये वाला पोस्टर बनाया था पाकिस्तान में, और ये मैंने 3 पोस्टर्स बनाए थे। इन 3 पोस्टर्स को ब्रीफली उनकी 1 लाइन समरी देके ये कर सकते हैं। अब जितनी ये स्पेस यहाँ ली है इसको ये यूटिलाइज करके ऑलमोस्ट हाफ यूज करके यही मैसेज कन्वे कर सकते हैं। थोड़ी सी एडिटिंग होती है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट होती है, थोड़ी सी राइटिंग आपको चेंज करनी पड़ती है, वो करना पड़ता है, और ये सारी चीजें हो जाती है। दुनिया का कोई भी सीवी अगर आपका 10 साल से कम वर्क एक्सपीरियंस है वो इसके ऊपर आ जाता है, ये एक पेज के ऊपर आ जाता है। अच्छा, लेबोरेटरी स्किल्स, एज आई सेड, मैंने आपको याद होगा अपनी प्रेजेंटेशन में मेंशन किया था, बहुत जरूरी है। लेबोरेटरी स्किल्स हैं या आपके पास एक्सपर्टीज है, या लेट से आपने कोई सॉफ्टवेयर किया है, फॉर एग्जांपल आपको सी प्लस प्लस आती है, आई नो हम लोगों का उससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई भी आता है, आपको एक्सेल बहुत अच्छा आता है, आपको कंप्यूटर का कुछ स्किल बहुत अच्छा आता है, आपको प्रोग्रामिंग अच्छी आती है, ये इस तरह का कोई भी स्किल है जो कि आपको पता है इंडस्ट्री में यूजफुल हो सकता है, वो भी मेंशन करें आउटसाइड आपके लेबोरेटरी स्किल्स। वेरी वेल डन, इन्होंने यहाँ पे ये बहुत अच्छी तरह की डीएनए एक्सट्रैक्शन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बड़ी बड़ी मुश्किल टर्म्स है वैसे वेटनरी में, मुझे भी नहीं पढ़ने आती। पीसीआर हो गई, रियल टाइम पीसीआर हो गई, और डायग्नोसिस और इस तरह की जितनी चीजें हैं, वो सब चीजों को मेक श्योर करें कि आप हाईलाइट करें। ये आपकी एक रिप्रेजेंटेशन है, ये आपकी पूरी जो एक स्किल है, जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, उसको आपने समझे एक पेज पे लिखा हुआ है, तो व्हाई नॉट मेक द बेस्ट यूज, ठीक है, उसका करें। ऑनलाइन कोर्सेज का इन्होंने लिखा हुआ था, ऑनलाइन कोर्सेज बड़े अच्छी बात है, इन्होंने येल से किया, ड्यूक से किया, यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा से किया, ये सारी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, और इन्होंने सबसे अच्छी बात है अपनी ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस का किया, ह्यूमन एनिमल इकोसिस्टम पे किया, वेरी गुड कोर्सेज। इन चीजों को हाईलाइट करें, लेकिन फ्री कोर्सेज होते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जाना है जीमेल से अपना प्रोफाइल बनाना है और स्ट्रेट अवे कोर्स स्टार्ट कर देना है, ठीक है। बहुत फ्री सोर्स है लर्निंग की, अच्छा एक्सपोजर है, इसके अंदर बड़ा बड़ा इंटरेक्टिव कंटेंट होता है, अपडेटेड कंटेंट होता है, एग्जांपल्स होती हैं, और दूसरा ये है कि आपके पास टाइम है, अगर लेट से आप समर ब्रेक पे हैं या आपको छुट्टियां हैं या जो भी आपका दिन में आपको टाइम निकलता है, व्हाई नॉट गेट दीस कोर्सेज। ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने ये कोर्सेज की, और मैं हर एक को आपको रिकमेंड करूंगा ये करें। इसमें थोड़ी सी हमें सुस्ती होती है, मेरे पास मैं ये हूँ, मैं इस टाइम में ये क्यों ना करूँ, लेकिन ट्रस्ट मी ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एनी एक्स्ट्रा स्किल दैट यू कैन ऐड टू योर प्रोफाइल विल हेल्प यू। सिर्फ इसमें ये है कि ये 3 इन्होंने लिखे हैं, इसको ज़ाहिर है फॉर्मेटिंग और वो सारा कुछ करके दे कैन लिमिट इट टू टॉप 3 और 4 एट मोस्ट, जस्ट टू कीप इट के इसको मिनिमम रखें, बहुत अननेसेसरी इंफॉर्मेशन ना हो। और इसी तरह इन्होंने अवार्ड्स एंड ऑनर्स शेयर किया हुआ था यहाँ पे। अवार्ड्स एंड ऑनर्स के लिए इन्होंने एचएससी स्कॉलरशिप वेरी गुड हाईलाइट किया, मेरिट स्कॉलरशिप, लैपटॉप, ये सारी चीजें, ये अच्छी अकम्पलिशमेंट्स हैं, इनको हाईलाइट करना चाहिए। इनको आप जो अपनी पोस्टर कंपटीशन है ना उन्हीं के साथ मर्ज करें कि अकम्पलिशमेंट्स जो हैं, मेरी आउटसाइड एकेडमिक्स के अकम्पलिशमेंट्स हैं, इन सबको मर्ज करके उनके साथ आप कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये बड़े नेसेसरी हैं, इनमें से ये जैसा ऑनर्स एंड अवार्ड है ये यूनिक है, इनको चाहिए ये चारों मेंशन करें जैसा इन्होंने किया। अब आप सोचते होंगे इतना तो डेटा हमने किया, लेकिन फिर भी ये 2 पेजेस पे नहीं आ सकता। मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पे अपना सीवी दिखाऊं, इनिशियल सीवी वो 3 पेजेस का था और इससे ज्यादा क्राउडेड था, और उसको मैंने 1 पेज पे लेके आया, और अगर आप दोनों को साइड बाय साइड रखेंगे आप नहीं बता सकेंगे कि इसके अंदर से मैंने कोई कंटेंट निकाला है कि नहीं निकाला। कुछ चीजें निकालनी पड़ती हैं, लेट से मैंने
अपना ओए लेवल्स का डेटा उसमें से निकाला था, क्योंकि मुझे था कि अब मेरा वर्क एक्सपीरियंस 6-7 साल का हो चुका है, मेरे पास मास्टर्स की डिग्री है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं उसको लिखूँ। मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएट की लिखी हुई है इंजीनियरिंग की, दैट इज़ इनफ। तो बाय टाइम जैसे-जैसे आप अपना वैल्यू एडिशन करते जाएँगे प्रोफाइल में, आपको बेसिक्स समझ आते जाएँगे कि मैंने किस तरह चेंजेस करने हैं। और एक्सपीरियंस इन्होंने जिस तरह ये किया, अब एक्सपीरियंस इन्होंने थोड़ा नीचे लिखा हुआ है, माय रिकमेंडेशन वुड बी इसको आप ऊपर मूव करें। और एक्सपीरियंस बड़ी आपका एकेडमिक और एक्सपीरियंस, ये दो सबसे बड़े आपके सेलिंग पॉइंट है व्हेन यू आर इन द लास्ट स्टेजेस ऑफ योर एजुकेशन, ठीक है। तो इन्होंने जैसे मेंशन किया हुआ एक रेफरेंस, ये फॉर्मर फुलब्राइट स्कॉलर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अफनान, ये बड़ी एक बहुत बड़ी प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि ना ये आपके प्रोफाइल में क्रेडिबिलिटी ऐड करता है। अच्छा फलां बंदे ने मुझे रेकमेंड किया हुआ है, उनके साथ मैंने सुपरवाइजरी में काम किया तो उन्होंने मुझे सुपरवाइज किया, ये बहुत क्रेडिबिलिटी ऐड करता है आपके प्रोफाइल में, खासतौर पे ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फुलब्राइट का सोच रहे हैं या एचईसी स्कॉलरशिप का सोच रहे हैं। डू कीप दिस इन माइंड, अगर इस तरह की कोई चीज है, आपने किसी के साथ ऐसे फुलब्राइट एक्स फुल ब्राइटर के साथ काम किया है, तो आप जरूर उसको हाईलाइट करें अगर उन्होंने किसी तरह किसी डोमेन में या किसी तौर पे आपके साथ काम किया। लेकिन सिर्फ ये है कि इसको देखें, इन्होंने इस एक चीज को शो करने के लिए काफी स्पेस ली है। इसको यही होगा कि आप 2 लाइनों में करें। इसको ये लिख सकते थे कि फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, इवेलुएटेड अंडरग्रेड रिसर्च सुपरवाइज्ड बाय डॉक्टर अरफान, ठीक है। डायरेक्ट इन्होंने लिख दिया। अब इसके बाद ये लिखने की जरूरत नहीं, एसोसिएट प्रोफेसर से लिख सकते थे, या फुल राइटर भी लिख सकते थे, एसोसिएट प्रोफेसर एसीसी डॉट प्रोफेसर PROF, ये शॉर्ट टर्म्स भी चल जाती है रेज्यूमे में, ठीक है। अरफान एंड देन आगे फुल ब्राइट स्कॉलर कॉर्नेल, इस तरह करके आप उसको लिमिट कर सकते हैं। वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, वो आप वन टू जब ये इसको जब आप करेंगे, बिल्कुल आप इसमें वो कहते हैं ना, इसका ऑपरेशन शुरू अपने सीवी का करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी यार, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन मैं निकाल सकता हूँ, या इसको मैं थोड़ा कट डाउन करके किसी और तरह कन्वे कर सकता हूँ कि मेरा मैसेज कन्वे हो जाए। और दूसरा, वेरी गुड, ये चीज भी उनकी वो है, लेकिन इसको भी मैं वही रिकमेंड करूंगा कि इन सब चीजों को जो एकेडमिक से बाहर हैं, जो वर्क एक्सपीरियंस से बाहर हैं, उनको आप एक एक सेगमेंट के अंदर मर्ज करें। एक्सपोजर इंटरनेशनल फोरम का ऑनर्स, और जो मेरा ख्याल है इनकी ये चीजें थी, अवार्ड्स एंड ऑनर्स थे, और तीसरी इन्होंने एक और चीज भी थी जो पोस्टर कंपटीशन था। इन सबको आप एक ब्रैकेट के अंदर मेंशन करें। इसी तरह वर्कशॉप्स जो है आपकी, ये आपकी कोर्सेज के उसके अंदर जा सकती हैं, ठीक है। कोर्सेज एंड कोर्सेज हो गया, कोर्सेज एंड ट्रेनिंग्स, ठीक है, कोर्सेज एंड वर्कशॉप्स, इसी तरह आप उनको करें। इसमें भी आप यही मेक श्योर करें कि सीवी का मकसद ये नहीं है कि आपने जो भी काम किया सब कुछ लिखना है। आपने वो चीजें लिखनी है जो आपके लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, सबसे आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट है, उनको लिखना है। इनको आप इस तरह, अगर आपने वर्कशॉप की है, 2 से 3 पे लिमिट करें मैक्सिमम, आपकी जो टॉप 3 है वो आपको पता होगा ये टॉप 3 है। बाकी आप यू कैन ऑलवेज से, अगर आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं या आप किसी को अप्लाई कहीं कर रहे हैं, आप इस पोजीशन में हैं, तो यू कैन ऑलवेज से कि जी मैंने इसके अलावा भी बड़े, ये फॉर एग्जांपल मैंने मेड वर्कशॉप 201 और 202 भी की थी, उसके अंदर मेरा बड़ा अच्छा एक्सपोजर था, उससे मेरी बड़ी अच्छी लर्निंग हुई। लेकिन आई बिलीव कि ये 3 जो है ये मेरी सबसे रिसेंट है, या ये 3 मेरी सबसे ज्यादा, इनके ऊपर मैंने सबसे ज्यादा वर्कशॉप में मेरी कंट्रीब्यूशन थी, तो उस तरह वो कर सकते हैं। और ये सोशल एक्टिविटीज जो हो गई, इनको आप एक को करिकुलर का टैब बना के उसके अंदर एडरेस कर सकते हैं। सोशल एक्टिविटीज इज फाइन एज वेल, कि जी हमने इस तरह को फाइंडर किया। और मैं आपको बात बताऊं, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में यहाँ पे वॉलंटियर वर्क की, कम्युनिटी सर्विस की, एजुकेशन, जो आपकी एजुकेशन है शायद उससे भी ज्यादा अहमियत है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप लोगों की समर ब्रेक है, आपके पास छुट्टी है, आपको टाइम इजाजत देता है, नो कि अभी वायरस की वजह से चीजें बड़ी मुश्किल है और काफी चीजें पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपकी रूटीन आपको परमिट करे तो इस चीज में जरूर इनिशिएटिव लें, किसी एनजीओ के साथ काम करें, किसी SOS ऑर्फनेज हो गई, या कोई भी चीज जिस आपके अपने अपने कम्युनिटी में बहुत इस तरह की चीजें होती हैं। ऐसे अगर आपकी सिचुएशन इस्तात इजाजत देती है कि आप ये चीजें करें, तो उसकी वो करें, और उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें, और वॉलंटरली करें, या किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए करें कि किसी की हेल्प करनी है। उसमें ये फायदा होता है कि वो आपके रेज्यूमे पे बहुत हेल्प करता है, और कई दफा ना आपको एक यूनिक स्टोरी भी दे देता है बताने के लिए कि जी मैंने इस तरह का काम किया, उससे मेरी ये लर्निंग हुई। और लास्टली इन्होंने अपने रेफरेंसेस भी दिए हैं। रेफरेंसेस इन्होंने जिस तरह रेज्यूमे बनाया हुआ है, उस केस में इन्होंने एक बॉक्सेस मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में बनाया हुआ है, जिसके अंदर से वो बॉक्स के अंदर वो कर दिया। नॉर्मली रेफरेंस की ये ऑप्शन होती है कि आप रेफरेंस के बाद लिख देते हैं एक बड़ी वन लाइन, कैन बी कैन बी उसकी एक टर्म होती है कि कैन बी रिफ्रेश, कैन बी रिफर्बिश्ड और समथिंग, इस तरह की कोई लाइन होती है। कैन बी कि मैं उनके बिहाफ पे, अगर आपको चाहिए होगा तो आई कैन ऑलवेज प्रोवाइड यू विद रेज्यूमे। यू कैन ऑलवेज से कि जी रेज्यूमे, रेफरेंस लेटर कैन बी प्रोवाइडेड इफ नीडेड, इफ रिक्वायर्ड, ठीक है, ऑन रिक्वेस्ट, ये चीज आप लिख सकते हैं।
और इन्होंने अपनी हॉबीज भी लिखी, वेरी गुड। इसको इस तरह लिखने के बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रिकेट, रीडिंग, म्यूजिक, ठीक है, एक लाइन में ये आ गया। उसी तरह नीचे लिख दिया हॉबीज के अलावा ही ना इसके अंदर एक टैब होता है जिसको हम एक्स्ट्रा स्किल्स कहते हैं या एक्स्ट्रास कहते हैं। मैं अपने रेज्यूमे से डायरेक्टली चेक करके बताऊंगा, मैंने ये चीजें हाईलाइट की हुई है उसके अंदर, मैंने किस तरह लिखी थी ऊपर हेडिंग लिख के। तो मैंने अपनी लैंग्वेजेस भी उसके अंदर लिखी हुई है। तो ये लैंग्वेजेस आपको शायद अगर आप पाकिस्तान के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो हेल्प ना करे इतनी, तो आप यू कैन ऑलवेज टेक दिस आउट। लेकिन अगर आप मास्टर्स और उसके लिए कर रहे हैं तो यू कैन से कि जी उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी, ठीक है, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प योर केस। और ये देखें, ये हमने एक रेज्यूमे इसी तरह कर दिया है। दूसरे की ट्राई करते अब दूसरे की ट्राई करते हैं, वो हमारे पास थोड़ा उसका प्लेटफॉर्म डिफरेंस की वजह से एक्सेस नहीं हो रहा था, उसको हम थोड़ा सा ब्रीफ रखेंगे। इसके अंदर हमारा मकसद था कि हम डिटेल में जाके आप लोगों को शोकेस। अच्छा, ये जो रेज्यूमे है इसके अंदर एक इशू ये आ रहा था, बेसिकली ये जो मेरा ये वाला टच वाला पेन है वो काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मैं हाईलाइट नहीं इसको कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ब्रीफली तेजी से इसके अंदर गो थ्रू करके बताता हूँ। देखिए ये सीवी का फॉर्मेट उस लिहाज से अच्छा है कि प्लेन वाइट है, पीछे कोई ऐसा अननेसेसरी वो नहीं है, फॉर्मेटिंग अच्छा, पढ़ने वाले को आराम से समझ आ रही है। लेकिन इशू ये है कि यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे इन्होंने ये चीजें लिखी हैं, मैरिटल, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, ये सारा कुछ ये इतनी नेसेसरी नहीं है। अगर आप लोकली अप्लाई कहीं कर रहे हैं वो नहीं है, सिर्फ ये आपका नाम, आपका नंबर, योर करंट लोकेशन और आपका ईमेल एड्रेस, जैसा मैंने पिछले बताया। ये इनकी अच्छा है, पर्सनल स्टेटमेंट इन्होंने लिखी हुई है, इसको आप पर्सनल स्टेटमेंट कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, प्रोफाइल समरी कह सकते हैं, कोई भी टर्म यूज कर लें, बात एक ही है। उसके बाद इन्होंने ये चीज बड़ी अच्छी की है, इन्होंने अपना लिखा कि जी डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, फिर इन्होंने अपना ए लेवल्स का लिखा पंजाब, इन्होंने वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो किया हुआ, ठीक है, जो चीज सबसे पहले की वो सबसे पहले। लेकिन ये देखें कि इन्होंने एजुकेशन में बहुत ज्यादा जगह मान ली है। इनको ये क्या कर सकते हैं कि इंटरमीडिएट लिखा एक लाइन, जीसी ए लेवल, और ये जो 2003 2015 लिखा है इसको बजाय इसके नीचे लिखने के, वो शायद मे बी मेरे पास डॉक्यूमेंट में इशू आ रहा है या क्या, लेकिन ये सामने एक लाइन में आ सकता है, तो दिस विल टेक मच लेस स्पेस अगर उस तरह हो सकता है। इंटर्नशिप इन्होंने किया, ठीक है, इन्होंने अच्छी बात है, सब चीजें की, वन लाइनर में इन्होंने एक्सप्लेन किया। इसी तरह अगर आप ये देखें कि इन्होंने नॉन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लिखा था, ऊपर लेटेस्ट सबसे ऊपर था, यहाँ पे सबसे पुराना सबसे पहले। ये नहीं करना, आपने करना ये है कि इंटर्नशिप आपकी सबसे पहले आएगी। आई थिंक या ओके, चलें, थैंक यू जी हाईलाइट करने के लिए। अभी विजिबल है? यस ओके, थैंक्स। अच्छा, तो जो इंटर्नशिप है इनकी, वो देखें कि उन्होंने रिवर्स ऑर्डर में किया। इन्होंने एंग्रो में काम किया, प्रोफाइल बड़ा अच्छा है, इन्होंने ARID यूनिवर्सिटी में किया, इन्होंने पटोकी में काम किया, और साथ में इंटर्नशिप CVH में भी की। लेकिन इसका ऑर्डर वो है, अब कोई जो भी पढ़ेगा उसको लगेगा कि यार अच्छा, इन्होंने सबसे पहले शायद CVH में सबसे लेटेस्ट CVH में काम किया, एंड पे इसमें सबसे पहली जो जॉब थी या इंटर्नशिप थी वो इनकी एंग्रो में थी, जबकि एंग्रो अगर आप देखें वो फरवरी सबसे लेटेस्ट वो है, तो वो सबसे नीचे है। जो लेटेस्ट है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए, और उस तरह रिवर्स ऑर्डर में चलना चाहिए। रिसर्च पे इन्होंने काफी अच्छा डेटा लिखा हुआ था कि जी रिसर्च पे इन्होंने जो काम किया वो एज ए मेंशनड इन्होंने हाईलाइट किया उस चीज को। आई थिंक फॉर्मेटिंग की वजह से फॉर सम रीजन ये फाइल प्रॉपर्ली उसके ऊपर ओपन नहीं हो रही, लाइक लास्ट फाइल, तो चीजें थोड़ी सी जो फॉर्मेटिंग है वो थोड़ी उसकी स्केलिंग खराब हो गई है। लेकिन टू समराइज इट, आप समझ सकते हैं कि जी ऑब्जेक्टिव ये है कि उसको वो किया जाए जितना मिनिमम हो सकता है, 3 से 4 अपनी अपनी बड़ी 3 से 4 या 5 मोस्ट क्रिटिकल रिसर्च लिखी और उसको मिनिमाइज किया। बाकी कॉन्फ्रेंसेज है, वेरी गुड, ये पिछले में कॉन्फ्रेंसेज का नहीं था, इन्होंने कॉन्फ्रेंसेज वगैरह अटेंड की हुई हैं, ये अच्छी बात है, अगर आपने की है उनको जरूर हाईलाइट करें। और तीसरी चीज, ऑनर्स एंड अवार्ड्स, इन्होंने ऑनर्स जो भी हैं वो किए हैं, इन्होंने प्लेस इस तरह इसको यूटिलाइज करें कि अब लेट्स से रिसीव्ड सर्टिफिकेट इन इंटर हॉस्टल्स क्रिकेट टूर्नामेंट, ठीक है, 2017 18 19 ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ, अगर ये चाहें इसको एडिट करके एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं कि जी रिसीव्ड सर्टिफिकेट, अवॉर्डेड सर्टिफिकेट इन क्रिकेट टूर्नामेंट, इंटर हॉस्टल्स क्रिकेट टूर्नामेंट, इसकी अननेसेसरी है इंटर हॉस्टल्स इतनी है, क्योंकि ये वो फिलर वर्ड्स हैं, ये कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते। इंटर हॉस्टल्स निकाल सकते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट लिख के 2017 से लेके ना उसको डायरेक्ट अब 2017-2019, उसका ये मतलब होता है 2017 से 2019 तक ये जीतते आए हैं या इनको ये सर्टिफिकेट अवार्ड होता है। तो जब आप इस तरह इन्फॉर्मेशन कट करके उसको वन लाइन में लिखेंगे, वो आप देखेंगे कि आपके पास कितनी स्पेस बच जाएगी। और लास्टली इन्होंने ये बड़ा ठीक लिखा हुआ है, रेफरेंसेस आर अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट।
लेकिन इनके रेज़्यूमे में वही ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ़ फ़ॉर्मेटिंग के इश्यूज़ थे और नॉन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में थे, लेकिन एक सेकेंडरी रेज़्यूमे था, इसलिए मैं दिखाना चाहता था कि उसके अंदर भी आप क्या चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये देखें इंट्रोडक्शन में काफ़ी जगह स्पेस मिली गई है, इसको कोशिश करनी चाहिए थी कि अवॉइड करें। मैं आपको ज़रूर पेन अगर ये काम कर रहा होता तो उसके ऊपर पॉइंटर्स के साथ वो इंडिकेट कर देता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट थोड़ा इसको नहीं। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब लोगों ने ये जो सेशन है ये लाइक किया होगा। खैरकुन टीम की तरफ से और स्पेशली मेरी तरफ से मैं तलाल भाई को बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ, उन्होंने टाइम निकाला और इस तरह हमारे साथ जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये सेशन जो है हम सब लोगों के लिए बड़ा मुफीद साबित होगा। कोशिश करें कि आप जो अपना रिज्यूमे है, जो अपना सीवी है, उसके ऊपर काम करें और इस सेशन से जितनी भी आपको गाइडेंस मिलती है उसको अप्लाई करें। बाकी आपके जो क्वेश्चन और अगर कोई कंसर्न्स हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.khairkun.com उसके ऊपर जाके सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे कांटेक्ट भी हमारा है, इन्फो आप ईमेल कर सकते हैं info@khairkun.com पे। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज जो है @खैरकुन उसको लाइक करें, उसको स्पेशली लाइक करें क्योंकि हम अगली जो सेशंस की अनाउंसमेंट्स हैं और वीडियो जो है वहाँ पे लिंक जो है वो पोस्ट करेंगे ताकि आपको मैक्सिमम जो है वो अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। तो उम्मीद है आप हमारा अगला सेशन भी ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह हमारी जो ये हमने चेन रिएक्शन जो नेकी का स्टार्ट किया हुआ है, जो एक करियर गाइडेंस है या काउंसलिंग है, इसके अलावा बाकी बाकी जो हमारे अच्छे इनिशिएटिव्स हैं खैरकुन प्लेटफॉर्म से, आप उनका साथ देंगे और उनका हिस्सा बनेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।